हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, देखिए प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या करवाया था। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करता हुआ मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर जाता है तो उसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है, उसके ऊपर फोर्स लगती है। और वो फोर्स किस तरीके की होती है? वो फोर्स होती है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या था? एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने पढ़ा है क्या? ठीक है, और हमने फोर्स की डायरेक्शन भी फाइंड आउट की थी विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मेथड्स like right hand palm rule, Fleming left hand rule, right hand screw rule। ठीक है, इस तरीके से आज हम इसके ऊपर कुछ एक ज़्यादा तो नहीं आते इसके ऊपर इतने खास न्यूमेरिकल्स, कुछ एक एग्जाम्पल्स है मेरे पास, वो देख लीजिए फटाफट। ठीक है, तो पहला ऐसा कुछ एग्जाम्पल है कि एक इनफाइनाइट वायर है और कुछ डिस्टेंस पर एक चार्ज पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आप इसको मान लीजिए नीचे की तरफ ये मूव कर रहा है v स्पीड से। ऊपर मान लीजिए कैसे, किसी भी तरीके का ये एग्जांपल आपको दे सकता है। ठीक है, और इसमें क्या गिवन है? इसमें वो बोल रहा है कि 1 कूलम्ब चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है और डिस्टेंस दे दिया यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर का ये डिस्टेंस उसने दे दिया। और ये इनफाइनाइट वायर है, 4 मीटर दूर एक चार्ज है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, रखा हुआ नहीं है, मूव कर रहा है। तो हमें फोर्स निकालनी है इस चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगी। करंट की भी वैल्यू इन्होंने दे दी, दैट इज 5 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि फोर्स हमें फाइंड आउट करनी है। फाइंड फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। तो हमें मालूम है भैया कि क्यू वी बी साइन थीटा होता है। क्यू मालूम है, वी नहीं मालूम। ठीक है, बी मैग्नेटिक फील्ड, हाँ सॉरी, इसकी वेलोसिटी भी गिवन है 20 मीटर पर सेकंड। ध्यान नहीं दिया तो ध्यान से चेक कर लेना एक बार न्यूमेरिकल को। वेलोसिटी भी गिवन है, चार्ज भी गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मालूम। एंगल कितना है v और v के बीच में? देखिए जरा ध्यान से देखिएगा कि v नीचे की तरफ मूव कर रही है और b किधर होगी? करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपको मालूम है ऊपर की तरफ जब करंट जाता है स्ट्रेट लाइन में, करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से लग जाएगी। करंट ऊपर, थंब ऊपर की तरफ एंड कर्ल द फिंगर इनसाइड। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? ये देखिए यहाँ पर इस पॉइंट पर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है और वेलोसिटी नीचे की तरफ है, लाइक दिस। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है, वेलोसिटी नीचे की तरफ है, तो साइन थीटा यहाँ पे 90 हो गया। ये पूरा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए हमारे पास B नहीं है, B कैसे निकालोगे? B इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग वायर। ये हम कर चुके हैं बायो-सैवर्ट्स लॉ में। तो हमें मालूम होना चाहिए, वी नो दैट B की वैल्यू कितनी होती है इनफाइनाइट के केस में? म्यू नॉट 2I/4πr। जिसने नहीं पता इसका मतलब वो पढ़ता नहीं है, ध्यान नहीं देता, डेरिवेशन कर लेता है लेकिन रिजल्ट, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि डेरिवेशन जब भी करो आप उसके रिजल्ट आप बनाओ, उसके रिजल्ट के लिए एक अलग से नोटबुक बनाइए और उनको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, कभी भी कुछ भी रिजल्ट पूछा जा सकता है कंसेप्चुअल में या न्यूमेरिकल्स में, तो वो रिजल्ट ही बड़े काम आते हैं आपके। वैल्यू पुट कर दीजिए तो देखिए FM कितना निकलेगा। Q की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों? 1 कूलम्ब। V की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। B की वैल्यू ये देखिए, म्यू नॉट अपॉन 4π 10⁻⁻7 2 इंटू करंट कितना है? 5 एम्पियर अपॉन R कितना है?
4 मीटर। इसको आप कैंसिल कर लीजिए, ठीक है। 5 5 25 50 10⁻⁻7 या 5 × 10⁻⁻6 न्यूटन। सिंपल है। तो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से, बहुत सिंपल सा एग्जांपल था ये एनसीईआरटी का कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मैंने लिया है, एक चार्ज पार्टिकल 4 मीटर दूर रखा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, 1 कूलम चार्ज उसका मैग्नीट्यूड है, स्पीड है 20 मीटर, करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर अपवर्ड डायरेक्शन में। तो फोर्स कितनी लगती है क्यू बी साइड 90 डिग्री। मैंने बता दिया कैसे होता है, क्यू की वैल्यू पता है, वी की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, ठीक है। तो ये इस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। एक दूसरा टाइप और करवा देते हैं आपको, ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, फटाफट कर लेते हैं। देखिए अभी वो कह रहा है हमें कि b दे दिया, v दे दिया 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और v की वैल्यू दे दी उन्होंने 2i कैप माइनस j कैप, ठीक है। और क्या गिवन है, हाँ चार्ज की वैल्यू भी गिवन है, 1 कूलम दे दिया या 1 माइक्रो कूलम दे दिया, जो भी है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा है, एंगल वैंगल का कोई चक्कर नहीं है, तो हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि एफएम का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू वी क्रॉस बी। देखिए v पता है, b पता है, q पता है, सब कुछ मालूम है, लेकिन उससे पहले v क्रॉस b आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा +1 के मेथड से। क्रॉस प्रोडक्ट वहां से आप देख लीजिए किस तरीके से। तो सबसे पहले हम v क्रॉस b फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे किस तरीके से। आपको मालूम है डिटरमिनेंट्स मेथड, i j k, i के कोफिशिएंट v पहले लेना है, याद रखना v पहले लेना है, पूरा गलत हो जाएगा अगर चेंज कर दिया तो। v पहले, v ये रहा 2 -1 और 0, 2 i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट -1 और k है ही नहीं तो 0। फिर हमें करना b का कोफिशिएंट, i का कोफिशिएंट 2, j का है 4 और इसका -2। इसको मॉडिफाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। i का कॉलम, i की रो छोड़नी है, मल्टीप्लाई करवा देनी है, 2 -2 -1 +2 -0। देखिए 2 की 1 से करवाऊंगा, +2 आएगा, -4 0, 4 × 0 0 आ जाएगा, प्लस j। मैं यहाँ पे माइनस साइन नहीं लगा रहा हूँ, जो बुक में दे रखा है मैं प्लस से ही सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। प्लस का कॉलम छोड़ना है, प्लस की रो छोड़नी है, तो इसके बाद किसका नंबर आएगा, इसका नंबर आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 0 0 0 और 2 -4 माइनस, ये हो जाएगा -4। आप इसको करके देख लेना, प्लस k कैप, k का कॉलम, k की रो छोड़नी है, 4 2 8 -2 1 -2 +2 हो जाएगा। ये सोल्व करना है, 2i कैप, ये 4j कैप हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 10k कैप। ये आ गया आपका v क्रॉस b। तो फोर्स की वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, q की मल्टीप्लाई 1 माइक्रो कूलम यानी 2i + 4j + 10k कैप, ये तो हो गया v क्रॉस b, और इनटू कूलम यानी 1 माइक्रो कूलम -6 न्यूटन। बड़ा सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए, ये बड़ी सिंपल सी है। डिटरमिनेंट्स मेथड का यूज करते हुए इसको मैंने सोल्व कर दिया, जैसे क्रॉस प्रोडक्ट हम 10th क्लास में करते थे मैथ में, उसी तरीके से हमने ये सोल्व किया है। नेक्स्ट आता है इसमें हालांकि इस लेवल के आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते, फिर भी मैं थोड़ा बहुत करवा देता हूँ। एक सिंपल सा कंसेप्ट, एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एग्जाम्पल नहीं है। रिलेटेड टू मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए आपको मालूम है कि F जो होता है, F वो क्या होता है कि Q V क्रॉस B होता है, ये हम पढ़ चुके। इसका मतलब क्या है कि जो F है वो V के भी परपेंडिकुलर होता है और B के भी परपेंडिकुलर होता है, मालूम है आपको।
ठीक है, ठीक है, एफ वी के भी परपेंडिकुलर होता है लाइक दिस। जैसे ये फोर्स लग रही है, ये वेलोसिटी है, तो 90 डिग्री का एंगल ये बनता है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरफ वेलोसिटी लगती है बॉडी उसी तरफ डिस्प्लेसमेंट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जिस तरफ फोर्स लगती है, जिस तरफ बॉडी की वेलोसिटी होती है, क्योंकि हमने +1 में टॉपिक पढ़ा हुआ है कि अगर पॉजिटिव वेलोसिटी है इसका मतलब वो एक्स एक्सिस में जा रही है, नेगेटिव वेलोसिटी अगर आती है तो उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है, यानी वेलोसिटी से ही हमें मालूम चल जाता है उसकी डायरेक्शन का। तो यहाँ पे वेलोसिटी जिधर होती है उधर ही बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूँ एफ, और मान लीजिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है 90 डिग्री, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है। तो कितना हो जाएगा ये एफ डी एस कोस 90 डिग्री, कोस 90 0, तो वर्क डन भी कितना हो जाएगा 0। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप आया है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होगी, जब भी मैग्नेटिक फोर्स द्वारा जितने भी वर्क डन होंगे वो हमेशा क्या होगा, 0 वर्क डन शो करेगा हमें। ठीक है, हमेशा याद रखना ये कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज ऑलवेज 0। फोर्स भी लग रही है, बॉडी चल भी रही है, फिर भी वर्क डन 0। ऐसा फिजिक्स में ही होता है, ऐसा फिजिक्स में ही होता है, रियल में होता है ऐसा। हम मानने को तैयार नहीं होंगे बट ऐसा होता है कि यार फोर्स भी लग रही है, बंदा चल भी रहा है, फिर भी वर्क डन नहीं हो रहा, फिर भी वर्क डन क्या हो रहा है 0, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के साथ। क्लियर है? तो क्या आपको मालूम है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फोर्स की, वो परपेंडिकुलर होती है वेलोसिटी की, और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल अगर बनता है तो वर्क डन 0 ही आएगा। 9th क्लास में पढ़ रखा है। क्लियर है? चलिए, अब अगर वर्क डन 0 आ गया बच्चों, तो देखिए क्या एक चीज और क्लियर होगी आपकी यहाँ से कि अगर वर्क डन 0 आ गया तो आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी है कि ना, +1 बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या होती है वर्क एनर्जी थ्योरम? कि जो एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है, यानी जो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। और यहां देखिए बाई ऑल फोर्स की बात हो रही है, लेकिन यहां पे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैग्नेटिक फोर्स की मैं बात कर रहा हूं। तो वर्क डन क्या है 0, ये मैं निकाल चुका हूं, वर्क डन 0। और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, इसको मैं इधर लेके आऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। यानी काइनेटिक एनर्जी दोनों, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज है वो 0 के बराबर आ रहा है दोनों, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और आफ्टर जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है बॉडी की, वो दोनों इक्वल है। ऐसा कब होता है? इसका मतलब क्या है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv², तो m तो कांस्टेंट होता है, इसका मतलब v भी चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब जो स्पीड है वो क्या है, कांस्टेंट। अरे स्पीड कांस्टेंट होगी तभी तो काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर बराबर आएंगी। स्टार्टिंग में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कोई बॉडी चल रही है और कुछ देर बाद हमने देखा तब भी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो चल रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। चेंज क्या हो गया, 0 के बराबर, दोनों काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² होता है, m इज ऑलवेज भी कांस्टेंट, देयरफॉर v इज ऑलवेज भी v इज आल्सो भी कांस्टेंट, तभी तो पूरा कांस्टेंट आएगा। तो स्पीड कांस्टेंट, अगर स्पीड कांस्टेंट होगी तो ये कंसेप्ट हमारा आता है कि काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, हालांकि इतना यूज नहीं होगा लेकिन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, आगे काम आएगा ये आपके। ठीक है, हाँ बड़ा सिंपल सा था, इसको ना ध्यान से देखिएगा, क्लियर हो जाएगा ये। एक एक स्टेप आप ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करके देखिएगा तरीके से, नोट्स में भी मैं डाल दूंगा ये सारी बातें, आप एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें ही इस टॉपिक से रिलेटेड थी। ये इस चैप्टर का पहला ही टॉपिक मैं मानता हूँ, सेकंड चैप्टर का
थर्ड यूनिट सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक था ये, उसी के ऊपर कुछ एक एग्जांपल्स मैंने करवाए हैं, ठीक है। बाकी कुछ एक मैं प्रैक्टिस के लिए नोट्स में डाल दूंगा, ऐसे ही आते हैं नॉर्मल से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। स्टे एट होम, बी सेफ एंड थैंक यू सो मच, हमेशा खुश।